गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका राम कुमारी स्कूल के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने जैसे दस्त और बुखार फीवर में कैसा आहार अपने को लेना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। ठीक है, दस्त जैसे डायरिया वगैरह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने शरीर में पोषण स्तर अच्छा बना रहे, इसके लिए अपने को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जिससे क्या है कि भाई ये कहा जाता है कि दवाइयों के बजाय अगर अपन आहार ग्रहण करते हैं उससे अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, उससे अपना स्वास्थ्य सही प्रकार से बना रहता है और अपने को पोषण स्तर भी अच्छा बना रहेगा। इसके लिए अपने को क्या होता है कि भाई अपने को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है ताकि अपने को अपन जल्दी से जल्दी उन चीज़ों रिकवर हो जाएं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, अपन ज़्यादा समय तक बीमार ना रहें और अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं हो। तो भाई जो है दस्त और ज्वर एक सामान्य संक्रमित बीमारी है। ठीक है, संक्रमित है ये जैसे एक दूसरे फैलने वाली बीमारी है। दस्त पाचन संबंधी विकार है और ज्वर जो है बुखार जो है वो श्वास संबंधी रोग है, सांस लेने में कठिनाई वगैरह होती है। बदलते मौसम के साथ ये जैसे बारिश के मौसम में है, सर्दी गर्मी जब गर्मी का मौसम आता है तब बुखार वगैरह उल्टी दस्त वगैरह शुरू हो जाते हैं या लू वगैरह चलती हैं। ऐसी स्थितियों में जैसे मौसम चेंज होता है तो उस समय ये चीज़ें अपने में रोग दिखाते हैं। फिर ये आता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब मौसम बदलता है तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। होने के कारण किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति दस्त या ज्वर से ग्रसित हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो या बुजुर्ग व्यक्ति की ये चीज़ होती है, वो किसी भी एज में किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है। इस सामान्य बीमारी के उपचार व रोकथाम डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने, आराम के साथ साथ अपने को अच्छा उच्च पौष्टिक आहार, पोषण युक्त आहार लेना चाहिए ताकि अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, अपन सही प्रकार से कार्य करते रहें, अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम ना हो। इसके लिए अपने को क्या करना होगा कि अपने को अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, अपन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। फिर यह तो रोगावस्था में रोगी व्यक्ति को भूख कम लगती है। भाई जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे भूख कम लगती है, पाचन क्षमता क्षीण हो जाती है। पाचन डाइजेशन कम धीरे धीरे होगा तो अपने को भूख लगेगी नहीं, डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है डाइजेशन सिस्टम। रोगों की प्रकृति, दशा, तीव्रता के कारण विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रभावित होती है। मतलब बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रभावित होती है। जैसे अपन ठीक होते हैं अपनी पोषणिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन रोगावस्था में अपनी पोषणिक आवश्यकताएं घट जाती हैं। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भी उल्टी दस्त के समय अपने को कैसा आहार लेना चाहिए ताकि अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, अपना स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित ना हो। सबसे पहले आता है दस्त। यह वह अवस्था है जिसमें मल विसर्जित होता है। मतलब जैसा नॉर्मल मल विसर्जित हो उससे पतला, उससे ज़्यादा एक समय में 4-5 से भी ज़्यादा, जैसे एक दिन में 6-7-8 बार अपन दस्त वगैरह अगर आते हैं तो अपन क्या है बीमार हो सकते हैं। आवर्ती तरल विसर्जन की आवर्ती तरलता सामान्य मात्रा की तुलना में अधिक हो, अर्थात इस अवस्था में ढीला अर्थात पानी जैसा थोड़ा या बहुत अधिक मात्रा में अपने शरीर से मल विसर्जित होता है। तो क्या है बार बार विसर्जित होगा तो व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाएगा। दस्त से ग्रसित व्यक्ति कमज़ोर कुपोषित हो जाता है। भाई उसका शरीर से पानी निर्जलीकरण होगा तो शरीर में पानी की कमी आएगी तो कुपोषित हो जाएगा और शरीर से कमज़ोर हो जाएगा। उसकी कार्य क्षमता, मतलब वो हर कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, शरीर से कमज़ोर हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। बच्चों का शरीर व मानसिक विकास रुक जाता है। दस्त की अवस्था में यदि रोगी का ध्यान नहीं रखा गया तो कई बार ऐसे होता है कि शरीर में निर्जल खनिज, लवण है, पौष्टिक तत्व, विटामिन्स वगैरह की कमी आकर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शिशु एवं बच्चे के लिए दस्त जानलेवा भी हो सकते हैं। इसमें क्या है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ऐसी स्थिति के अंदर।
फिर ये आता है कि दस्त की अवस्था में तीव्रता के आधार पर दस्त अल्पकालीन और मतलब अवस्था के आधार पर दस्तों को 2 भागों में बांटा है। एक तो अल्पकालीन और एक है दीर्घकालीन। 2 प्रकार के होते हैं। अल्पकालीन कौन से होते हैं और दीर्घकालीन कौन से होते हैं, इसके बारे में अपन ये पढ़ेंगे कि जैसे अल्पकालीन इस प्रकार के दस्त का तो अल्पकालीन होता है इस प्रकार के दस्त का प्रारंभ आकस्मिक रूप से पानी के समान तरल अगठित बहुत पानी के समान एकदम पतला पतला मल विसर्जित होता है। इसकी आवृत्ति अधिक होती है, काफ़ी अधिक होती है, मतलब दिन में 7-8 इससे भी ज़्यादा 10-15 बार दस्त विसर्जित होते हैं, उसके शरीर से निष्कासित होता है। रोगी 1 घंटे में अनेकों बार मल विसर्जित करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या है कि ये अल्पकालीन होता है, तो एक समय में बहुत ज़्यादा बार दस्त के साथ साथ अन्य जैसे पेट में दर्द होना, ऐंठन वगैरह है, बुखार वगैरह आना, उल्टी होना, तो ये क्या है, दस्त की अवधि 24 से 48 घंटे की होती है, बहुत कम समय तक होती है, लेकिन शरीर में एकदम से निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इस अवस्था में निर्जलीकरण होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि शरीर से जल की मात्रा निष्कासित हो जाती है, खनिज लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में निष्कासित हो जाती है। इससे क्या है, व्यक्ति एकदम से कमज़ोर, रोगों से लड़ने की क्षमता उसके शरीर में बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। फिर है दीर्घकालीन क्या है, ये लंबे समय तक चलने वाला है। अल्पकालीन तो कुछ समय के लिए चलता है और दीर्घकालीन लंबे समय तक चलता है, और ये दिन में 5-6 बार मल विसर्जित करने की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के अल्पकालीन की तुलना में ये लंबे समय तक चलता है, 2 सप्ताह या इससे अधिक भी हो सकता है। दस्त को दीर्घकालीन, इसलिए इसको दीर्घकालीन दस्त विसर्जन कहते हैं। इस अवस्था में दस्त की अपेक्षा तीव्रता क्या कम हो जाती है, कम मतलब दिन में 4-5 बार मल विसर्जित होते हैं। दस्त की स्थिति में भोजन काफ़ी तेज़ी से छोटी आंत में, मतलब छोटी आंत से गुजर कर उसमें भोजन का कोई अवशोषण नहीं होता, जल्द शरीर छोटी आंत में जाता है और वो वहाँ शरीर से निष्कासित हो जाता, सही प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता है दीर्घकालीन स्थिति में। फिर है जिससे के परिणाम पौष्टिक तत्व का अवशोषण सही प्रकार से नहीं होगा और व्यक्ति क्या है, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। कुपोषित जनित रोगों के अभ्रण से संभावनाएं अधिक होती हैं और आहार द्वारा इसका पाचन करना बहुत ज़रूरी होता है, आहार के द्वारा, ताकि उसकी ये लंबे समय तक ये बीमारी ना चले, उनका शरीर कमज़ोर ना हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम ना हो। फिर इसके लिए अपने को आहार की व्यवस्था करनी होगी, किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो अल्पकालीन दस्त में अपने को शरीर से अधिक मात्रा में जल व खनिज लवणों की क्षति के परिणाम स्वरूप निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती है। यदि समय रहते हुए उपचार नहीं हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है। अल्पकाल के अंदर ये कि अगर अपन समय पे उसका इलाज नहीं करवा सकते तो व्यक्ति मर भी सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर इस स्थिति को समय रहते हुए आसानी से शरीर में जल की आपूर्ति मुख मतलब ओरल वगैरह मुख के द्वारा भी निर्जलीकरण का इलाज, जैसे ORS का घोल पिलाना और अपने को ORS का चीनी और नमक का घोल पिलाना, तो ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें है कि नियमित रूप से 1 गिलास प्रतिदिन मल विसर्जन की दर, मतलब मल विसर्जन के हिसाब से, उसमें जैसे वो 5-6 बार जा रहा है तो उसे 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार देना ही चाहिए। ठीक है, फिर ORS के साथ साथ अन्य तरल पदार्थ भी दिए जाने चाहिए, जैसे नारियल का पानी है, जौ का पानी है, नींबू की चाय है, फटे दूध का पानी है, नींबू की शिकंजी है, अनाज का पानी है, दालों का पानी है, ये चीज़ें भी अपने को देना चाहिए
ORS के साथ साथ ये चीज़ें देनी चाहिए। भाई अपने को आहारीय उपचार करना, तो आहारीय उपचार में ये है कि नारियल का पानी वगैरह है, जौ का पानी है, अनाजों का पानी है, फटे हुए दूध, जो दूध फट जाता है उसका पानी अपने को पिलाना चाहिए। अल्पकालीन दस्त का मुख्य रूप से उपचार खनिज लवणों की क्षति की पूर्ति करना ही होता है, मतलब उनसे बचाने के लिए। फिर ये आता है कि ORS सॉल्यूशन क्या होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, इसके ORS की फुल फॉर्म ये है कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये इसकी ORS की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या, निर्जलीकरण से बचाने के लिए जल व आवश्यक लवणों की भली भांति आपूर्ति हेतु WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। यह है घोल आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, दवाइयों किसी भी दुकान पर अपने को उपलब्ध हो सकता है। जरूर नहीं, अपने को मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो जाएगा, आंगनबाड़ी में है, स्वास्थ्य केंद्र में, औषधालय वगैरह जो गांव में छोटे छोटे होते हैं स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे ये चीज़ अपने को मिल सकती है। इसका घोल बनाने के लिए अपने को क्या है कि पानी को उबालना, फिर उसको ठंडा करना। पानी में ORS का एक छोटा पैकेट, मतलब 1 गिलास के अंदर अपने को एक छोटा पैकेट 5 ग्राम का पैकेट उसमें डालना चाहिए, अच्छे से मिलाना चाहिए और फिर वो अपने को पीना चाहिए। बड़ा अगर पैकेट है तो अपने को 1 लीटर पानी लेना चाहिए, यानी कि 28 ग्राम अगर ORS का पैकेट है तो उसके लिए अपने को 1 लीटर पानी लेना चाहिए। उस 1 लीटर पानी को अच्छे से गर्म करना चाहिए, उसको ठंडा करना चाहिए। उसके बाद में ORS मिलाकर अपने को दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर वो पानी अपने को पूरा पीना चाहिए। ठीक है। फिर ORS की मात्रा आयु व निर्जलीकरण की स्थिति के अनुसार ही देना चाहिए। आयु के अनुसार, छोटा बच्चा है या बड़ा व्यक्ति है, उसकी आवश्यकता के अनुसार अपने को पानी पिलाएं। 1 से 2 लीटर ORS दिया बच्चे को 24 घंटे के अंदर अपने को क्या 1 से 2 लीटर ORS यानी कि 10 गिलास के लगभग अपने को वो पानी उसको पिलाना चाहिए। और एक वयस्क व्यक्ति को 2 से 3 लीटर यानी कि पूरे दिन में अपने को 20 गिलास के लगभग ORS पिला देना चाहिए। ORS के 1 लीटर घोल में सोडियम क्लोराइड होता है 3.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, सोडियम सीटेट होता है 2.9 ग्राम तथा डेक्स्ट्रोन शर्करा 20.0 ग्राम, इसमें ये खनिज लवण इसमें जो उपस्थित होते हैं। फिर है दीर्घकालीन दस्त के लिए अपने को कैसा आहार चाहिए, ये तो हो गया अपने को अल्पकालीन के लिए। अब दीर्घकालीन के लिए अपने को क्या है, उच्च ऊर्जा तो कमजोरी व शरीर में कमी को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता 10 से 20% की वृद्धि करनी चाहिए। अपने को ऊर्जा कैलोरी युक्त आहार है उसमें क्या 10 से 20% उसकी वृद्धि करनी चाहिए। शरीर के ऊतकों के निर्माण व शरीर की क्षतिपूर्ति, टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता 50% प्रोटीन की वृद्धि भी करनी चाहिए। कार्बोज। फिर ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्च कार्बोज युक्त आहार भी देना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, शरीर में कोई कमजोरी ना आए। इसके लिए अपने को ऐसा आहार देना चाहिए ताकि उन स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। फिर है कि आंतों को आराम की दृष्टि से रेशे युक्त मात्रा में कम से कम 1 से 2 ग्राम दिन में देना, मतलब फाइबर युक्त आहार अपने को कम से कम मात्रा में उसको देना चाहिए। वसा, आंतर संक्रमित के कारण वसा का पाचन सही प्रकार से नहीं होगा, कि डाइजेशन सिस्टम में अगर दस्त वगैरह होते हैं तो उसमें वसा युक्त आहार अपने को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। व्यक्ति को उबला हुआ ही आहार देना चाहिए, क्योंकि वसा का पाचन आंत में सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, वो सीधे ही शरीर से निष्कासित हो जाएगा, शरीर में अवशोषण नहीं हो पाएगा। इन्फेक्शन के कारण ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने को कम, ठीक है, पायसीकृत वसा जैसे मक्खन है एवं पूर्ण दूध
सम्मिलित, मतलब ज़्यादा जो अच्छा गर्म किया हुआ अच्छा पचने वाला, सही प्रकार से पचने वाला आहार ही देना चाहिए। ज़्यादा तेल युक्त और ज़्यादा ग्रिस्ट अपने को आहार नहीं देना चाहिए। खनिज लवण, आंतों में लोहा, लवण व कैल्शियम का अवशोषण अवरुद्ध हो जाता है। आहार में कैल्शियम व लोहा युक्त खाद्य पदार्थों को समावेशित करना चाहिए कि उसका अवशोषण नहीं होता, इसलिए अपने को आहार में इन चीज़ों का समावेशित मिलाना चाहिए ताकि उसका पोषण कुछ मात्रा में तो उसका शरीर में उसको पोषण मिल पाएगा। विटामिन बी समूह है और वसा में घुलनशील विटामिनों की क्षति के लिए आहार द्वारा अपूर्ण मतलब पूर्ण पूर्ति करनी चाहिए। अच्छा आहार देना चाहिए। कैप्सूल वगैरह दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन के टैबलेट वगैरह दिए जाते हैं। ये चीज़ें अपने को सही समय पे देनी चाहिए। फिर आता है आहार एवं आहारीय प्रारूप। कैसे होने थे? आसानी से पचने वाला, नरम। अब हम पढ़ेंगे आहार एवं आहारीय प्रारूप। आसानी से पचने योग्य, नरम, बिना मिर्च मसाले वाला, निम्न रेशों वाला। क्या है कि दस्त वगैरह में हमें क्या है कि एकदम सुपाच्य नरम भोजन देना चाहिए, कम मिर्च मसाले का देना चाहिए। और फाइबर निम्न युक्त, मतलब फाइबर होनी नहीं चाहिए उनके खाने में बहुत कम मात्रा में फाइबर होने चाहिए और कम वसा युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है। फिर ये है कि अपने आसानी से भी ऐसा आहार हो कि नरम हो, अर्ध ठोस हो, ऐसा भोजन का समावेशित करना चाहिए। फिर है रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ अपने को देने चाहिए, लिक्विड चीज़ें ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो और वो डायरिया उसके निर्जलीकरण की स्थिति उसमें उत्पन्न ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या अपने को जैसे घंटे आधे घंटे में उसे पानी एक गिलास पिलाते रहना चाहिए ताकि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो, ग्लूकोज की कमी ना हो। तो ये है अपने दस्त वगैरह में देने की आहारीय व्यवस्था। अब अपन पढ़ेंगे ज्वर यानी कि फीवर, बुखार जो होती है। तो एक व्यक्ति का सामान्य टेम्परेचर, शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। तो ये अगर ये बढ़ जाता है, यानी कि 98 से 98.4 से 98.5 भी अगर व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर हो जाता है तो वो फीवर की स्थिति में आ जाता है। या 99 हो जाता है फ़ारेनहाइट, तो भी उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है कि वो उसके फीवर हो जाता है। तो ये तो है फ़ारेनहाइट। अपने सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस अगर उसके शरीर का तापमान है तो शरीर उस नॉर्मल स्थिति में रहता है। अगर इससे ज़्यादा अगर 37 से 38 भी हो जाता है तो क्या शरीर का तापमान बढ़ जाता है और फीवर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। बुखार अपने 2 प्रकार का होता है, अल्पकालीन ज्वर और दीर्घकालीन ज्वर। अल्पकालीन ज्वर कौन सी स्थिति होती है? इस प्रकार के ज्वर में तीव्रता बहुत अधिक, मतलब बहुत तेज़ी से ये बुखार होती है। जैसे अपनी सर्दी होती है, जुकाम होती है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है। टाइफाइड की स्थिति में भी अपने को अल्पकालीन बुखार होती है। अधिक समय तक ये रहती है कि वो जुकाम अपने 3 दिन तक तो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, वो उसके बाद में वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। और दीर्घकालीन में होता है, इस ज्वर की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब कम तो होती है किंतु काफ़ी और भी, जैसे अल्पकालीन ज्वर है उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली क्या है? दीर्घकालीन। जैसे तपेदिक है, तपेदिक यानी कि टीबी की बीमारी है, जो ये टीबी की है तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है। फिर आता है मध्यकालीन मलेरिया वगैरह। जैसे एक बुखार सुबह उतर गया, फिर शाम को वापस बुखार हो गया, फिर वापस ठीक हो गए, फिर वापस, तो ये मध्यकालीन कुछ समय के लिए, 2 घंटे के लिए मलेरिया की बुखार वगैरह रहती है। तो ये है कि अपने अल्पकालीन कितनी हो, 2-3 प्रकार की होगी। अल्पकालीन होगी, दीर्घकालीन होगी और मध्यकालीन होगी। अब ये है कि अपन इसके शारीरिक और जैविक परिवर्तन, अपने शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ज्वर बुखार की स्थिति में। तो ज्वर की स्थिति में आहारीय उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है। बुखार की स्थिति में अपने जैसे उपापचय दर मतलब पाचन शक्ति दर बढ़ जाती है। इसके साथ ही ग्लाइकोजन और वसीय ऊतकों का क्षरण होता है, मतलब ग्लाइकोजन अपने शरीर में कम होता है, वसीय ऊतक जो होते हैं उनकी भी क्षति होती है। तो शरीर के उपस्थित संग्रहण भंडारण में भी, मतलब जो शरीर में अपनी ऊर्जा संग्रहित है, लीवर अपने शरीर का ऊर्जा ग्रह से लीवर को कहा जाता है। लीवर में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो फीवर
फीवर के समय क्या अपने शरीर को उस भाई इम्यूनिटी पावर देने के लिए वो ख़त्म हो जाती है, वो जो भंडारण होता है वो कम हो जाता है। प्रोटीन के चयापचय में वृद्धि होने से गुर्दे को भी अधिक मात्रा में यूरिन मूत्र के रूप में निष्कासित करना पड़ता है। मतलब प्रोटीन के उपापचय में वृद्धि होने के कारण क्या है, अपने की किडनी जो है, किडनी को मूत्र को यूरिया के रूप में निष्कासित करना पड़ता है। ठीक है। फिर यह है कि अधिक पसीना आने एवं पीने के रूप में शरीर में जल और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम लवण निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अपना शरीर एकदम से कमज़ोर हो जाता है। शरीर से खनिज लवणों का भी निष्कासन अधिक मात्रा में होगा। खनिज लवणों का अधिक होगा तो अपना शरीर भाई ऊर्जा भी अपने शरीर से कम हो जाती है, प्रोटीन भी कम हो जाता है और खनिज लवणों का भी ह्रास होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपने शरीर में क्या है, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है और शरीर के अंदर निशक्त मतलब शक्ति, कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रहती है। फिर क्या है, साथ ही साथ अपने फेफड़े और रक्त परिसंचरण संस्थान भी इससे अधिक भाई इनको अधिक कार्य करना पड़ता है। श्वसन क्रिया अपनी तेज हो जाती है। तो शरीर के अंदर बुखार के कारण क्या अपना पाचन तंत्र भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उसका डाइजेशन सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। जैसे अपनी भूख भी बढ़ जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में अपने को क्या है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना, ये पेट भर खाना ना दे के कुछ मात्रा में उसे खाना देना चाहिए। ठीक है। बुखार की अवस्था में सभी पौष्टिक तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व अपनी बुखार की स्थिति में बढ़ जाती है। तो अपने को क्या है, बीमार व्यक्ति को समय समय पर वो पौष्टिक आहार देते रहना चाहिए ताकि उसके पोषण स्तर में भी गिरावट ना हो और उसका स्वास्थ्य, उसका शरीर भी सही प्रकार से कार्य करता रहे ताकि वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें बनी रहे। आहार में सुधार, अगर लंबे समय तक आहार में सुधार नहीं होगा तो व्यक्ति क्या है, बहुत जल्दी बीमार भी हो सकता है। ऐसी स्थिति भी बीमार होगा, रोगों से लड़ने की क्षमताएं कम हो जाती है। तो दवाइयाँ वगैरह इसका भी कोई प्रभाव नहीं होता और डॉक्टरी सलाह लेकर अपने को आहार व्यवस्था, दवाइयाँ वगैरह और आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। और आगे ये आता है कि अपन जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, बुखार से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको किस प्रकार का कितना खाना कैसे देना चाहिए, कौन से विटामिन्स वगैरह उसको कितनी मात्रा में देना चाहिए, दूध दाल वगैरह हैं, पौष्टिकता बढ़ाने के लिए आहारी व्यवस्था उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार, उसकी पसंद के अनुसार चुनाव करना चाहिए। उच्च ऊर्जा युक्त आहार देना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना, हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए और तरल पेय पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में देने चाहिए। जैसे ग्लूकोज का पानी है, फलों का रस है, चावल अपने को दूध है, फटे हुए दूध का पानी देना चाहिए, सब उबली हुई सब्जियों का सूप देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनके आहार में सम्मिलित करनी चाहिए। आहार रोगी की रुचि के अनुसार भी होना चाहिए क्योंकि बीमार व्यक्ति की स्वाद कलिकाएं जो है उनका टेस्ट बदल जाता है। उस स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए, उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उनकी उस हर कार्य जो खाना वो खाता है तो उसमें उसकी रुचि बनी रहे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। फिर अपना ये आता है कि रोगी के रोगावस्था में अपने को अर्ध ठोस है, नरम है भोजन उसे उपलब्ध करवाना चाहिए रोगी व्यक्ति को। जैसे दलिया, खिचड़ी है, सूजी की पतली खीर है, मूंग की दाल, रोटी, लौकी की सब्जी वगैरह, ये चीज़ें अपने को कम मिर्च मसाले युक्त देनी चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। और भोजन जो अपन देते हैं उसमें कितना समय अंतराल, जैसे 3 या 4 घंटे का भी समय अंतराल होना चाहिए। उसके बाद में उसे आहार देना चाहिए। कम से कम 3 या 4 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए। भोजन उसके मौसम के अकॉर्डिंग भोजन का चुनाव करना चाहिए और उसकी रुचि के अनुसार उसका चुनाव करना चाहिए। और ये है कि लास्ट में अपने को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसे दवाइयाँ वगैरह देनी चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रहे, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
तो ये अपने पढ़ा कि भाई बुखार में अपने को कैसा आहार देना चाहिए, कि उच्च प्रोटीन युक्त है, उच्च वसा युक्त है और अपने विटामिन युक्त है, खनिज लवण युक्त अपने को आहार समावेशित करना चाहिए, ताकि उसका शरीर सामान्य मतलब शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाए और उसमें कमजोरी ना हो। भाई बुखार वगैरह में जैसे शरीर में कमजोरी वगैरह आ जाती है तो वो स्थिति उत्पन्न ना हो। थैंक यू।